हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 19। इससे पहले इस कहानी के 18 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। नील बोलता है कि किट्टू, तुम इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत माना करो, ये ना बहुत ज़्यादा मजाक करता है। किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र ने भी गाड़ी किट्टू के अपार्टमेंट के बाहर आकर रोकी। किट्टू भी गाड़ी से उतरकर सीधा अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगती है। वो बिना पलटे वहां से चली जाती है और नील और रुद्र भी अब चुपचाप से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चले जाते हैं। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। नील ने रुद्र से कहा कि तू किट्टू के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो सकता है क्या? रुद्र बोलता है कि मैं सॉफ्ट बस तेरे लिए ही हूँ और किसी के लिए नहीं हो सकता हूँ, समझा तू? और मुझे किसी के लिए सॉफ्ट होने के लिए मत कहा करो, समझे तुम? नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हे भगवान। रुद्र भी थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि कुछ नहीं होगा मेरा, कुछ भी नहीं। नील के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर अगले 1 घंटे में नील अपने घर के किचन में काम कर रहा था और रुद्र जो कि प्याज काट रहा था। रुद्र का ध्यान प्याज में कम और किट्टू की बातों में ज्यादा घुस रहा था। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, अपने ऊपर भी और किट्टू के ऊपर भी। उसका बस चलता तो शायद किट्टू को आज के आज ही ऑफिस से निकाल देता, लेकिन नील का ख्याल करके उसने खुद को फिर से कंट्रोल कर लिया। और थोड़ी देर के बाद नील ने भी खाना अच्छे से बनाया और डाइनिंग टेबल पर रखा और फिर दादाजी की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि दादाजी बुला लीजिए, आप अपने बेटे को, खाना खा लेंगे, भूख लगी होगी उन्हें। दादाजी ने भी संजय को आवाज लगाते हुए कहा कि संजय संजय, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आती है। तो नील बोलता है कि पापा घर में तो है ना दादाजी? दादाजी बोलते हैं कि पता नहीं बेटा। तो नील ने भी रुद्र की तरफ देखा और रुद्र भी जल्दी से भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ संजय के कमरे की तरफ गया, लेकिन वहां पर संजय नहीं था। रुद्र, जिसका दिमाग पहले से ही बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, ये देखकर तो उसका दिमाग अब और भी ज्यादा खराब हो गया था। वो जल्दी से बाहर आता है और नील की तरफ देखकर बोलता है कि पापा घर पर नहीं है। नील भी थोड़ा हैरानी से जल्दी से उठता है और फिर बाहर की तरफ जाने लगता है। तो रुद्र भी अब उसके पीछे पीछे तेज कदमों के साथ बाहर चला गया था। दोनों ही अपनी गाड़ी में आकर बैठे और वहां से निकल जाते हैं। रुद्र ड्राइव कर रहा था। वो बोलता है कि कहाँ हो सकते हैं पापा? नील ने कहा कि हवेली तो नहीं चले गए क्या? तो रुद्र बोलता है कि लेकिन आज तो हवेली नहीं जाएंगे, वो तो संडे को जाते हैं ना, कल तो होकर आए हैं वो। तो नील ने कहा कि यार, तो फिर गाड़ी अशोक चौहान के घर की तरफ घुमा ले तू। अगर आज पापा वहां पर नहीं हुए ना तो फिर अशोक चौहान को जान से मार दूंगा मैं। रुद्र ने भी थोड़ा सा गुस्से में गाड़ी को अशोक चौहान के घर की तरफ मोड़ दिया। वो बहुत ही मुश्किल से 2 किलोमीटर ही चले थे कि तभी नील का फोन रिंग करने लगता है। नील ने फोन रिसीव किया और बोला कि पापा आप कहाँ पर हो? संजय थोड़ा सा हैरानियत के साथ बोलता है कि अरे मैं तो घर पर ही हूँ, मगर तुम दोनों कहाँ पर हो, अभी तक आए नहीं हो क्या? तो रुद्र ने भी नील की तरफ देखा और नील भी हैरानी से रुद्र की तरफ देख रहा था। नील बोलता है कि हम भी घर पर ही हैं। इतना कहकर उसने फोन को कट कर दिया और रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि गाड़ी घुमा ले, पापा घर पर ही हैं। रुद्र बोलता है कि यार पापा कमरे में नहीं थे। नील बोलता है कि यार इतना बड़ा घर है, हो सकता है स्टडी रूम में हो या फिर घर के बैक साइड के गार्डन में भी तो हो सकते हैं ना। चल फिलहाल तो घर के लिए ही चलना है। रुद्र को कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन फिलहाल उसने भी नील की बात को मान लिया और गाड़ी अपने घर की तरफ घुमा ली। थोड़ी देर में ही वो दोनों ही प्रताप हाउस के अंदर आ चुके थे, लेकिन संजय वहां पर नहीं था। रुद्र इधर उधर चक्कर लगाता हुआ थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि पापा हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पापा नहीं चाहते हैं कि हमें पता चले कि उनके और अशोक चौहान के बीच में ऐसा क्या है, और उन्होंने जानबूझकर हमसे झूठ बोला है और हमें घर भेज दिया है। नील बोलता है कि पता तो लगाना ही पड़ेगा ना यार। तभी संजय घर के अंदर आ जाता है। नील ने भी संजय की तरफ देखा और कहा कि पापा कहाँ थे आप? आपने तो कहा था ना कि आप घर पर हैं। तो फिर संजय भी हाथ बांध कर बोलता है कि कहा तो तुमने भी था ना कि तुम दोनों ही घर पर हो, लेकिन तुम दोनों भी अभी अभी आए हो ना घर पर। नील बोलता है कि ये मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं बनता है पापा, मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। तो संजय ने भी एक गहरी सांस ली और फिर दोनों ही भाइयों की तरफ देखकर कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम दोनों मेरे बाप बनने की कोशिश मत किया करो, समझे तुम? ज्यादा अपना जबान और दिमाग मत चलाया करो। इतना कहकर वो सीढ़ियों से होता हुआ सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। आज भी संजय के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी उदासी लग रही थी और तभी दादाजी, जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे थे, वो भी अब उन दोनों की तरफ देखकर बोलते हैं कि संजय आजा खाना खा ले, भूख लगी होगी तुझे। संजय ने कहा कि नहीं पापा, मुझे भूख नहीं लगी है, आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो सीधा
सीधा अपने कमरे में चला गया और उसके जाते ही रुद्र ने नील की तरफ देखा और कहा कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना पड़ेगा। नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि हाँ यार तू सच कह रहा है, आज रात से ही शुरू करते हैं। इधर दूसरी तरफ संजय जो कि अपने कमरे में आ गया था और आकर सीधा सोफे पर बैठ गया था, उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कुछ याद करने लगता है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं फ्लैशबैक संजय की लाइफ के जुड़े हुए कुछ पल जिससे संजय है बहुत ज्यादा परेशान। अशोक चौहान और सोमनाथ दोनों ही एक कैबिन में कुर्सी पर आराम से बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे और संजय उनके सामने अपनी नजरें झुकाकर आंसुओं से भरी हुई आंखों को एकदम से टपटपा कर नीचे देख रहा था। अशोक ने काफी ज्यादा गुस्से में बोला कि तुम्हारे बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया और तुम ऐसे ही मुंह देखते रह गए, कुछ किया नहीं तुमने। अब मेरे सामने नजर झुकाने से क्या फायदा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर अपनी इज्जत बनाए रखना चाहते हो तो ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ ना वो करो अभी के अभी। तुमने जो उदयपुर में अपनी फैक्ट्री शुरू की है ना, उस फैक्ट्री के पेपर लाकर मुझे दो जल्द से जल्द। तुम आज के आज ही उस फैक्ट्री को मेरे नाम पर करोगे, समझे तुम। संजय काफी ज्यादा हैरानी से अशोक को देख रहा था। वो अपनी बात को रखते हुए बोला कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत पैसे दे चुका हूँ अशोक चौहान, तुम मुझे बख्श क्यों नहीं देते हो, छोड़ दो ना मुझे। अशोक ने भी एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा कि मैं पागल हूँ क्या, तुम्हें मैं शक्ल से पागल नजर आता हूँ क्या, जो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है बख्श देता हूँ तुम्हें, तुम्हारी वीडियो को आज ही वायरल कर देता हूँ और छोड़ देता हूँ तुम्हारा पीछा, ओके। लेकिन हाँ जरा सोचो कि जब उस वीडियो को संध्या देखेगी तो तुम्हारे बच्चे देखेंगे और तुम्हारे माँ बाप देखेंगे तो फिर, या फिर तुम्हारे रिश्तेदार देखेंगे तो क्या होगा, सोचा है तुमने। तुम्हारी ये कमाई हुई इज्जत ना मिट्टी में मिलने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। 2 सेकंड लगेंगे मुझे तुम्हें अपने फैमिली की नज़रों में गिराने में, वैसे भी पहले ही तुम अपनी फैमिली की नज़रों में गिरे हुए हो, अब तुम्हें और क्या ही गिराना। सोचो अगर कि तुम्हारे बेटों को सच्चाई के बारे में पता चल गया तो फिर क्या हो जाएगा, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में तुम्हारे बेटे। वो दोनों बच्चे तुम्हें कुछ भी नहीं समझते हैं, तुम्हारे सामने मनमानी करते हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो, कुछ भी नहीं। समझ आई ना बात। अब मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, जाओ और उस फैक्ट्री के फाइल लाकर अभी के अभी मुझे दो, समझ गए ना तुम। संजय ने भी अब थोड़ा सा रिक्वेस्ट भरी टोन में फिर से अशोक से कहा कि मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा, क्या बोलूंगा मैं अपने बच्चों को, प्लीज समझने की कोशिश करो तुम, मैं रुद्र को जवाब नहीं दे पाऊंगा। सोमनाथ ने भी अब एकदम हंसकर कहा कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अपने बच्चों से कह देना कि फैक्ट्री में घाटा हुआ था और इसीलिए तुमने वो फैक्ट्री हमें बेच दी है, बस और कुछ भी नहीं कहना है तुम्हें। संजय ने भी सोमनाथ की तरफ देखा और कहा कि रुद्र को तो सब कुछ पता है ना, वो कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, आप लोग प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सोमनाथ ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि यार तो फिर हम क्या करें इसमें, उसे विश्वास दिलाना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। और इस बार तुम्हारे बच्चों ने भी मनमानी की है ना, तो फिर उस वीडियो को भी वायरल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर तुम चाहते हो कि हम उस वीडियो को किसी को भी ना दिखाएं या ना वायरल करें तो चुपचाप से उस फैक्ट्री को हमारे नाम पर कर दो, वरना तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप सोचना तुम्हें है। संजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और तभी अशोक ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारे बच्चे जो मेरे साथ हरकत करके गए हैं ना, उसका हर्जाना तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो जाए, हट जाओ मेरी नजरों के सामने से, और मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा करने के लिए कह दूं ना तो निकल जाओ यहाँ से, वरना मेरा दिमाग फिर से घूम जाएगा। संजय भी अब चुपचाप से अपने आंसुओं को भर कर सीधा अपने घर के पास वापस आ जाता है। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। संजय अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए ही कुछ सोच रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, कैसे वो अपनी इज्जत और अपनी फैक्ट्री को बताए कि तभी दादाजी उसके कमरे में आ जाते हैं। संजय ने भी दादाजी की तरफ देखा और कहा कि पिताजी आप यहाँ पर अभी तक सोए नहीं क्या। तो दादाजी के हाथ में भी खाने की एक प्लेट थी, उसने भी वो प्लेट संजय के सामने रखी और बहुत ही प्यार से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो बेटा, और ये भी जानता हूँ कि अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगे और ना ही किसी और को बताओगे, लेकिन खाना तो खा लो ना। तुम्हारे बच्चे बेशक तुम्हारी बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन यकीन मानो तुम्हारी फिक्र उन्हें बहुत ज़्यादा है, बहुत फिक्र करते हैं तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हारे लिए। देखो नील तुम्हारे लिए बड़े प्यार से खाना बनाता है, चलो अब जल्दी से खाना खा लो, उसने बहुत प्यार से बनाया है तुम्हारे लिए। संजय ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं पिताजी, मुझे सच में बिल्कुल भी भूख नहीं है, आप दवाई लेकर आराम से सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ, कल खा लूँगा। दादाजी ने भी अब संजय की तरफ आंखें दिखाकर कहा कि नहीं, जब तक तुम खाना नहीं खाओगे ना मैं भी नहीं सोऊंगा, यहीं पर बैठू रहूंगा तुम्हारे सामने।
संजय जानता था कि वो अपने पिताजी को मना नहीं पाएगा और इसीलिए उसने भी थोड़ा सा बेमन से एक कटोरी खीर खा ली और फिर बोलता है कि लीजिए पिताजी, इतनी ही भूख थी ना, मैंने खाना खा लिया है, अब आप भी जाकर आराम से दवा खाकर सो जाइए। दादाजी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर प्लेट उठाई और वहाँ से चुपचाप से बाहर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं उनकी नज़र नील और रुद्र दोनों पर ही पड़ती है, जो कि कॉरिडोर में खड़े होकर दादाजी का ही इंतजार कर रहे थे। दादाजी ने भी उन दोनों की तरफ देखकर धीरे से कहा कि तुम दोनों मुझसे क्या क्या करवा रहे हो, पता ही नहीं, भगवान ही जाने। नील ने भी धीरे से मुस्कुरा कर कहा कि कुछ नहीं दादाजी। नील आगे बोलता है कि संजय के पिताजी, देखते जाइए अब हम आपके संजय की टेंशन को कैसे बाहर लाते हैं, कैसे उनकी टेंशन को दूर करते हैं। बस अब बहुत हो गया है पापा का, वो कभी भी हमें अपनी प्रॉब्लम को नहीं बताएंगे और ऐसे ही अंदर घुटते रहेंगे, मरते रहेंगे वो हर रोज। मैं अब अपने पापा को ऐसे ही घुटता हुआ नहीं देख सकता हूँ दादाजी। आखिर कब तक माँ ऐसे ही पुश्तैनी हवेली में रहेगी, उन्हें भी तो यहाँ पर आने का हक है ना। हमेशा से ये परिवार अलग अलग तो नहीं रहेगा ना, हम सब एक साथ रहेंगे और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पापा के अंदर की बात को बाहर लेकर आना, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को, टेंशन को दूर करना। रुद्र ने हैरानी से नील की तरफ देखा और बोला कि तुझे ये सारी बातें कौन बताता है। नील ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि वो मैं आज कल ट्यूशन ले रहा हूँ ना, इसीलिए। इतना कहकर वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। तो नील को ऐसे शर्माता हुआ देखकर दादाजी और रुद्र दोनों को ही एकदम से हंसी आ गई थी और वो दोनों ही हंसने लगते हैं। दादाजी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, जो भी करना है करो, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और आज तो चंद्रकला से रात को फोन पर बात भी करनी है मुझे, आज बात नहीं की ना तो तुम्हारी दादी मेरा भूत बना देंगी, बहुत ज्यादा मारेंगी आकर मुझे यहीं पर। इतना कहकर दादाजी भी शर्मा के वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही रुद्र और नील ने भी हल्का सा संजय के कमरे में झांक कर देखा तो संजय अभी भी सोफे पर ही बैठा कुछ सोच रहा था। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि इस वक्त वो कितना ज़्यादा परेशान है और कितनी ज़्यादा टेंशन में कुछ सोच रहा है। अचानक ही संजय के सिर में थोड़ा सा दर्द सा होता है और वो जैसे तैसे उठकर बेड पर आकर लेट जाता है। जैसे ही वो बेड पर आकर बैठा उसका सिर और भी ज़्यादा तेज भारी होने लगता है और देखते ही देखते संजय बेड पर लेट जाता है और जैसे ही वो बेड पर लेटा उसका आधे मिनट में ही संजय को नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। संजय आराम से बेड पर सो गया था। नील और रुद्र भी छुपकर अपने पापा को ही देख रहे थे और जैसे ही संजय नींद में गया वैसे ही दोनों अंदर आते हैं और दोनों ही अब संजय का फ़ोन ढूंढने लगते हैं। नील फ़ोन को ढूंढते हुए बोलता है कि यार दाल में जो मिलाया था ना उसका असर तो हो गया होगा ना। तो रुद्र भी अब फ़ोन को ढूंढता हुआ बोलता है कि यार लेकिन दाल में मिलाया क्या था तूने। तो नील बोलता है कि अरे 4-5 नींद की गोलियां मिला दी थी। यह सुनकर तो रुद्र ने हैरानी से नील की तरफ घूरकर देखा और बोला कि तू पागल है क्या, इतनी सारी गोलियां, पापा को कुछ हो जाता तो नील ने भी अब रुद्र की तरफ देखा और बोला कि अरे यार पापा ने मुश्किल से 1 चम्मच दाल ही तो खाई होगी, कौन सा उन्होंने पूरी कटोरी खाई है। अगर हम 4-5 गोलियां नहीं डालते ना तो पापा नहीं सोते। तू वो सब कुछ छोड़, तू फोन ढूंढ पहले। तभी रुद्र बोलता है कि यार मुझे लगता है कि पापा की जेब में होगा फोन। नील जल्दी से आगे आया और संजय की जेब को टटोलेने लगता है क्योंकि संजय बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रहा था। उसे महसूस भी नहीं हुआ और नील ने उसका फोन निकाल लिया और दोनों ही भाई अपने कमरे में आ जाते हैं। नील संजय के फोन को देखकर बोलता है कि रुद्र पापा के फोन का पासवर्ड क्या होगा। तो रुद्र बोलता है कि संध्या। तो नील ने भी अब हल्के से मुस्कुरा कर रुद्र की तरफ छोटी सी आंखें करके घूर कर देखा। तो रुद्र ने कहा कि यार मेरे फोन का पासवर्ड पहले से ही संध्या है, मतलब एस, समझा तू। तो नील ने भी बोला कि यार किट्टू ने तेरे फोन का पासवर्ड खोल दिया था, पता नहीं उसके दिमाग में कैसे आया होगा। रुद्र ने भी नील की तरफ घूर कर देखा और दांत पीसते हुए बोला कि मतलब उस लड़की का जिक्र ना मेरे सामने करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना तेरे लिए, प्लीज मेरे सामने कम से कम नाम लिया कर तू उसका मुझे ना उस लड़की को बहुत ज्यादा इरिटेट होता है नाम सुनकर। नील बोलता है कि रिलैक्स रिलैक्स, लेकिन कुछ भी कहो यार किट्टू ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक दिन तू ये बात जरूर मानेगा। इतना कहकर उसने संजय का फोन एकदम से ओपन कर दिया और उसके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करने लगता है। लेकिन संजय के मोबाइल में कहीं से भी कोई भी मैसेज उन्हें ऐसा नहीं मिला था जिससे कुछ भी सुराग मिल सकता। पूरा फोन चेक करने के बाद नील ने भी फोन को रुद्र की हथेली पर रखते हुए कहा कि यार सारा प्लान फेल हो गया है, कुछ भी नहीं है इस फोन में, इससे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि पापा के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ सोचकर रुद्र ने भी संजय का फोन लिया और फिर सोफे पर बैठ गया। उसने भी अपना लैपटॉप खोला और अपने फोन में अपने पापा के सोशल मीडिया अकाउंट को ओपन कर लिया और फिर वो नील को एकदम से फोन को पकड़ाते हुए बोलता है कि ये ले फोन, पापा का फोन पापा की जेब में वापस रखकर आ अभी के अभी, अगर पापा के पास
किसी का भी मैसेज आएगा ना तो अब हमें ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। नील ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि यार इंटेलिजेंट तो तू भी बहुत ज़्यादा है। रुद्र बोलता है कि हाँ, तुझे क्या लगता है कि ऐसे ही अकेला इतना बड़ा इंडस्ट्रीज को संभालता हूँ मैं? तुझे तो आए हुए बस कुछ ही टाइम हुआ है, उससे पहले तो मेरी ही बैंड बज रही थी यहाँ पर। नील भी प्यार से बोलता है कि यार तू ताने क्यों मार रहा है तो मुझे? इतना कहकर वो भी अब फोन लेकर चुपचाप से संजय के कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद ही वापस आ जाता है। दोनों ही लैपटॉप की तरफ देख रहे थे कि इस उम्मीद भरी नजरों से कि शायद कहीं से कोई मैसेज आ जाए, लेकिन आधे घंटे तक कोई भी मैसेज नहीं आता है और फिर आखिरकार एक मैसेज संजय के फोन में आता है। नील और रुद्र दोनों ही उस मैसेज को बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। रुद्र ने मैसेज रीड किया तो उसमें लिखा हुआ था, क्या हुआ है संजय, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो क्या तुम? अगर नहीं किया है तो फिर ठीक है, कर लो जल्दी से जल्दी, और हाँ, जितनी जल्दी हो सके 2 घंटे के अंदर ही फाइल लेकर मेरे फार्म हाउस पर पहुंचो। और ये पढ़कर तो रुद्र ने भी हैरानी से नील की तरफ देखा और फिर नील की आंखें तो पहले से ही एकदम हैरानी से खुली हुई थी और मुंह भी शॉक्ड से खुल गया था। इतने में ही एक और मैसेज आया। रुद्र ने मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, जितनी जल्दी हो सके अपने उदय वाली फैक्ट्री को मेरे नाम पर करोगे उतनी ही जल्दी मैं तुम्हें भी फ्री कर दूंगा, वरना तुम जानते नहीं हो मेरे एक इशारे पर तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है और फिर तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे पास आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा संजय, क्योंकि इतना तो मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपने परिवार की नज़रों में गिरना नहीं चाहते हो। दोनों ही भाई एक दूसरे को आंखें फाड़े देखे जा रहे थे और दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। रुद्र कुछ टाइप करने लगता है तो नील ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तो क्या कर रहा है रुद्र? इस बार रुद्र ने भी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए लेकिन बहुत ही धीरे से कहा कि बस बहुत हो गया है, पापा को ब्लैकमेल करना, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल हो चुके हैं, अब इसे तो पापा नहीं मैं डील करूंगा। इतना कहकर उसने भी अपना हाथ झटका और अशोक को रिप्लाई करते हुए कहा कि एड्रेस भेजो। इधर दूसरी तरफ से अशोक ने भी रिप्लाई किया, कितनी बार तो आए हो तुम मेरे फार्म हाउस में, बेइज्जती होने पर एड्रेस भूल गए क्या तुम? इतना भी जल्दी नहीं भूलना चाहिए अपनी बेइज्जती को। रुद्र ने भी रिप्लाई किया, बुढ़ापा आ गया है ना, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तुम बस एड्रेस भेजो मुझे, मैं अभी के अभी फाइल लेकर आता हूँ। अशोक ने भी अपने फार्म हाउस का एड्रेस उसे सेंड कर दिया और फिर नीचे मैसेज लिखा, उम्मीद करता हूँ कि 2 घंटे में आ जाओगे तुम मेरे पास उस फाइल को लेकर। रुद्र ने भी एड्रेस पढ़ा और उस एड्रेस पर जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का ही था। रुद्र ने भी टाइप किया कि 1.5 घंटे में ही पहुंच जाऊंगा। इधर दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है कि क्या बात है, जब यहाँ से गए थे तब तो मुंह लटका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी तरह से मर चुके हो, लेकिन अब तो एकदम धड़ाधड़ रिप्लाई कर रहे हो तुम। चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ 1.5 घंटा कितने वक्त के पाबंद हो तुम। रुद्र ने भी गुस्से में लैपटॉप को बंद कर दिया और फिर नील बोलता है कि तू अब वहाँ पर जाएगा, उनसे लड़ेगा क्या? तो रुद्र बोलता है कि नहीं, लड़ने का मतलब है वो पापा को फिर से ब्लैकमेल करेंगे। एक हमारे पापा बिल्कुल भोले भाले हैं, एकदम से भोले भंडारी हैं, इनसे ये नहीं होता है कि अपने बच्चों को आकर बता दे कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है और ये इतना ज़्यादा क्यों परेशान है, नहीं खुद ही पता नहीं क्यों टेंशन लेकर बैठे रहते हैं। रुद्र इधर उधर चक्कर लगाना लगता है और नील को भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, वो दोनों क्या करें। 5 मिनट ऐसे ही बीत गए थे और तभी रुद्र की नज़र उस कमरे में लगी हुई एक फ़ोटो पर जाती है जिसमें संजय और संध्या दोनों की ही तस्वीर बहुत ही मुस्कुराते हुए लगी हुई थी। संजय ने भी चश्मा लगाया हुआ था। रुद्र ने भी अब एक नज़र संजय की तरफ देखा और फिर एक नज़र नील की तरफ देखा तो नील की शक्ल हूबहू अपने पापा जैसी ही लग रही थी। रुद्र ने भी अब नील को देखकर कहा कि तुझे आज संजय प्रताप सिंह बनना पड़ेगा। नील की आंखें तो हैरानी से बाहर आ गई थी कि तभी रुद्र ने भी एक ड्रॉवर खोला और उसमें से एक नज़र का चश्मा निकालकर उस चश्मे को नील की आंखों पर पहनाते हुए बोला कि लग रहे हो ना बिल्कुल संजय प्रताप सिंह, बस तुम्हारे 2-4 बाल को सफ़ेद करना बाकी रह गया है, बाकी तो हमारे पापा हैंडसम लगते भी हैं, नहीं लगता है ऐसे कि वो 4 बच्चों के बाप होंगे, मेरे पापा बिल्कुल हैंडसम है। अगले 1.5 घंटे में रुद्र ने गाड़ी अशोक चौहान के फार्म हाउस के बाहर आकर रोकी और उसके बराबर में नील भी बैठा हुआ था जिसने बिल्कुल संजय का गेटअप पहना हुआ था, एकदम से संजय प्रताप सिंह ही लग रहा था। रुद्र ने नील की तरफ देखा और कहा कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें, बस पापा की थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी, आंखों पर चश्मा लगाना है और अशोक चौहान के सामने नज़र झुकाकर ही रखना है, बस इतना काम करना है तुम्हें, बाकी का मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। नील थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि यार थोड़ा तो डर लग रहा है ना मुझे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रुद्र ने भी दांत पीसते हुए कहा कि यार डरने वाली क्या बात है। नील बोलता है कि यार बात है कि नहीं, कुछ ना उल्टा सीधा
बोलेंगे तो फिर मैं सुन नहीं पाऊंगा पापा के बारे में, मेरा हाथ उठ जाएगा उस बुढ़े के ऊपर। रुद्र ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और बोला कि यार अगर तेरा हाथ उठ गया ना तो फिर हमें भी कभी नहीं पता चलेगा कि वो पापा को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ भी सच्चाई नहीं पता चल पाएगी। प्लीज़ नील प्लीज़ प्लीज़, मैं जानता हूँ कि तुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, तुझे ना गुस्सा कम ही आता है, लेकिन जब आता है तो फिर सामने वाले को एकदम से जला कर रख देता है। तो प्लीज़ जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल कर लियो प्लीज़, थोड़ी देर की ही तो बात है। नील ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर गाड़ी से उतर गया। रुद्र ने भी अब बैक सीट पर रखी हुई एक फाइल उठाई और फिर गाड़ी से उतरा और फिर नील की तरफ फाइल बढ़ाते हुए बोला कि ये लो, मैं ना तेरे साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट रहूँगा, जो भी अंदर बातें होंगी मुझे सारी चीज़ें पता रहेंगी। प्लीज़ नील कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है प्लीज़। अगर तू चाहता है पापा का सच सामने आए, अगर तू शांति से काम लेगा तो हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये लोग पापा को क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं और फिर पापा इतनी बड़ी फैक्ट्री इनके नाम पर करने पर क्यों तैयार हो गए, कैसे तैयार हो गए इन दोनों को देने के लिए। प्लीज़ नील हमारे पास ये लास्ट चांस है, सुबह तक पता नहीं क्या होगा, पापा को होश आ गया तो फिर हो सकता है कि उनका गुस्सा हम पर ही निकले, हम दोनों को ही चांटे मार मार कर भगाएंगे वो। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ नील, तुझसे थोड़ा सा सब्र से काम कर लियो यार प्लीज़। नील ने भी हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और फिर चश्मा पहनकर बालों में अपना हाथ मारने ही वाला था कि तभी रुद्र बोलता है कि यार मैंने इन बालों को चौक से सफ़ेद किया है बहुत मुश्किल से, प्लीज़ तू उन्हें ना ऐसे फैला मत दियो, वैसे भी पापा के थोड़े ही बाल सफ़ेद हैं, ज़्यादा नहीं है, तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई मत मार हाथ, अपना सारा चौक हाथ में ही आ जाएगा तेरे। तो नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपनी बाजुओं को फोल्ड करने लगा। तो रुद्र ने भी अब एकदम से किलसिते हुए कहा कि यार मत करना उल्टी सीधी हरकतें, तू मेरे सामने ही कर रहा है, मैं तुझे संजय बनाकर लाया हूँ और तू है कि यहाँ पर नील बनने पर उतारू हो गया है। तो नील ने फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर थोड़ा सा प्यार से बोलता है कि यार तू पापा की तरह डांट क्यों रहा है मुझे इतना ज़्यादा। रुद्र बोलता है कि इतनी मुश्किल से तो मैंने तुझे पापा का गेटअप दिया है ना, और तू है कि बस उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है जिससे कि तू साफ साफ पता चल जाए कि तू नील है। देख नील हमारे पास ना ये आखिरी ही मौका है और तुझे इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना है कुछ भी करके, ठीक है ना, समझ गया तू बात को। इस बार नील ने भी थोड़ा सा सीरियस होकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपने दिल पर अपना हाथ रखकर कहा कि मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर वो लोग कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे ना तो फिर मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करूँगा, वो मुझे गाली भी देंगे तो मैं चुपचाप से सुन लूँगा। और इतना कहकर उसने भी अपना हाथ अपने दिल से हटाया और अब जाकर रुद्र को भी तसल्ली हो गई थी कि नील कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने जब जब संध्या की कसम खाई थी वो बस उस कसम पर एकदम से खरा उतरा था। उसने वो कसम कभी भी आज तक नहीं तोड़ी थी, वो कभी भी संध्या की झूठी कसम भी नहीं खाता था और अब जाकर रुद्र को तसल्ली भी हो चुकी थी। नील ने भी हल्का सा रुद्र की तरफ देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और सीधा अंदर की तरफ चला गया। उसके जाते ही रुद्र ने भी अपनी कमर गाड़ी पर लगा दी और फिर अपने फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगता है और रुद्र के कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था और नील के कान में भी ब्लूटूथ लगा हुआ था। नील अंदर जाता है और उसने अंदर जाकर देखा तो सोमनाथ और अशोक दोनों ही एकदम से ड्रिंक कर रहे थे और आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे, दोनों ही हल्के से नशे में भी हो चुके थे। अशोक ने नील की तरफ देखा और कहा कि आइए आइए संजय प्रताप सिंह, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम, ले आए ना फाइल जो मंगाई थी तुमसे, बिना फाइल के तो नहीं आए हो ना। नील ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सोमनाथ ने भी एक पैक बनाया और नील की तरफ गिलास बढ़ाते हुए बोला कि ये लो पी लो, तुम्हें भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, आज हमारी जीत का जश्न मना लो ना, तुम भी थोड़ा सा मज़ा ले लो हमारे साथ। इतना कहकर उसने भी अपना दूसरा हाथ नील की तरफ आगे बढ़ाया और नील ने भी फाइल सोमनाथ के हाथ में रख दी। सोमनाथ ने भी फाइल चेक नहीं की और फिर उस फाइल को साइड में रख दिया। तो वहीं संजय बोलता है कि मैंने उदयपुर की सारी फैक्ट्री तुम्हारे नाम पर कर दी है, अब तुम हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चले जाओ और मुझे आज़ाद कर दो, क्योंकि अब मैं रोज़ रोज़ ये सारी चीज़ें नहीं झेल पाऊंगा। ये सुनकर तो अब अशोक ने भी हंसकर कहा कि पागल हो गए हो क्या तुम। अशोक ने भी हंसकर फिर से कहा कि अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं हाथ आई मुर्गी जो मुझे रोज़ रोज़ एकदम सोने का अंडा देती है उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं ये मुर्गी तो ऐसे जिसे मुझे ना घास खिलानी भी नहीं पड़ती है, जो अपने आप ही बिना कुछ कहे मुझे रोज़ रोज़ सोने का अंडा देती है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, कभी भी नहीं। तुम्हें पता है कि ये फार्म हाउस मैंने तुम्हारे पैसों से ही खरीदा है और वो फैक्ट्री जो मैंने बिल्कुल तुम्हारे फैक्ट्री के बराबर में खरीदी है ना, वो भी बस तुम्हारे ही पैसों से खरीदी हुई है मैंने। तुम जानते हो आज तक तुम मुझे कितना पैसा दे चुके हो, पता
भी है तुम्हें, शायद तुम भूल गए होगे, लेकिन मुझे सब याद है। नील काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अशोक को ही देख रहा था और नील का गुस्सा तो जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उसका गुस्सा देखना अशोक को भी पसंद नहीं आया। वो एकदम से खड़ा हो गया और फिर उसने भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास ज़मीन पर जोर से पटका और बोला कि नज़र नीचे, नज़र नीचे। तुम्हें अपने सामने बेबस देखना चाहता हूँ मैं, आंसुओं से भरी आंखों को देखना चाहता हूँ मैं, आंख उठाकर नहीं, समझे तुम? नज़र नीचे करो। नील को एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने भी संध्या की कसम खाई थी कि वो अंदर जाकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए उसने भी अब धीरे से अपनी नज़रें नीचे कर ली थी। ये देखकर तो अशोक ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें। तुम मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो ऐसे, जब तुम बेबस से भिखारियों की तरह मजबूर होकर मेरे सामने खड़े रहते हो ना संजय, तो यकीन मानो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बहुत बड़ी खुशी मिलती है मुझे तुम्हें ऐसे देखकर। तुम्हारे पैसों से मैंने क्या कुछ नहीं किया है, तुम्हें पता है टोटल कितने पैसे तुमने मुझे दिए हैं आज तक? कितने पैसे दे चुके हो? करीब 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ रुपए तुम मुझे अब तक दे चुके हो और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही देते रहोगे, जैसे तुमने मुझे अभी अभी उदयपुर की फैक्ट्री दी है ना। तो नील ने भी अब आंखें उठाकर एक बार भी सोमनाथ और अशोक की तरफ नहीं देखा था। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर उसने संध्या की कसम शायद ना खाई होती तो अब तक तो वो सोमनाथ और अशोक का दोनों का ही मुंह तोड़ चुका होता। और तभी उसके कान में रुद्र की आवाज़ आती है कि नील, नील प्लीज़ गुस्सा नहीं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है तुझे, बस कुछ देर और फिर हमें सब चीज़ पता चल जाएगी। नील अभी उसे बोलने दो, जितना बोलना है वो बोलेगा। बस तुम्हें बस उसे थोड़ा सा उकसाना है, उसे उकसाओ तभी वो तुम्हें सच बताएगा, ताकि वो सच बोले, ताकि वो वीडियो दिखाए जिस वीडियो की वो बात कर रहा था। नील ने भी धीरे से कहा कि अशोक मैं तुम्हें बहुत पैसे दे चुका हूँ, अब उस वीडियो को डिलीट कर दो, अभी के अभी मेरे सामने उस वीडियो को डिलीट करो। ये सुनकर तो अशोक जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो बोलता है कि उस वीडियो को देखोगे तुम, देखोगे उस वीडियो को? तो नील ने कुछ भी नहीं कहा और तभी सोमनाथ बोलता है कि हाँ यार, ये नहीं देखना चाहता है लेकिन मैं देखना चाहता हूँ, मेरा ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा है उस वीडियो को देखने का। दिखाना एक बार, हम भी तो देखें कि मिस्टर संजय प्रताप सिंह की परफॉर्मेंस कैसी थी उस टाइम पर। यह सुनकर तो नील ने भी अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी और तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ आती है कि नील, नील कुछ वक्त और वो हमें दिखाएंगे कि वीडियो कौन सी है, कौन सी वीडियो है जिससे वो पापा को ब्लैकमेल करते हैं। वो तुझे वीडियो दिखाएंगे और तुझे उस वीडियो को देखना है और फिर पता लगाना है कि ये पापा को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं। बस थोड़ा सा और सब्र कर ले तो। नील मैं जानता हूँ कि तुझे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन तूने भी माँ की कसम खाई है, प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल करते रहना। नील कुछ भी नहीं बोला और इतने में ही अशोक ने कहा कि तो यार इस बड़ी सी स्क्रीन पर लगाते हैं संजय की उस वीडियो को, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सामने देखकर। क्यों संजय, देखेगा ना तू? आखिर संजय ने भी अब काफ़ी टाइम से उस वीडियो को नहीं देखा होगा, है ना संजय? इसे भी तो पता चले कि इसने क्या क्या किया था उस टाइम पर और कैसे ये संध्या को धोखा दे रहा था, इसे भी तो पता चलना चाहिए। क्यों संजय, सही कह रहा हूँ ना मैं? लेकिन नील ने भी नज़र उठाकर अशोक सोमनाथ दोनों की तरफ नहीं देखा था और थोड़ी ही देर में अशोक ने भी अपने फ़ोन से उस वीडियो को उस बड़ी सी स्क्रीन पर कनेक्ट कर दिया और थोड़ी ही देर में वो वीडियो एकदम से प्ले होने लगती है। अशोक ने संजय की तरफ देखा और कहा कि अब आंख उठाकर देख तो लेना, तूने कैसे कैसे कांड किए हैं, तभी तो आज तू ऐसे नज़र झुकाकर खड़ा हुआ है मेरे सामने। अपने कांड को याद कर ले, नज़र उठाकर देख ले। संजय ने जैसे तैसे नज़र उठाकर उस वीडियो की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। संजय उस वीडियो में किसी औरत के साथ इंटीमेट हो रहा था और ये देखकर तो नील का दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। उसकी दिल की धड़कनें एकदम से धक धक से हो रही थी। वो एकदम से शॉक्ड हो गया था और उसे उस वीडियो पर तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ध्यान से उस वीडियो को देख रहा था तो उसे एकदम से समझ में आ गया था कि उसके पापा होश में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नशे में है और वो लड़की कुछ ज़्यादा ही संजय का फ़ायदा उठा रही है। नील ये बात यकीन से कह सकता था, लेकिन फिर भी उसने कंफर्म करने के लिए कहा कि मैं उस वक्त होश में नहीं था, मुझे किसी ने ज़्यादा ही ड्रिंक करवा दी थी, मैं उस वक्त होश में था ही नहीं जब तुमने ये वीडियो बनाई होगी। ये सुनकर तो अशोक जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि मुझे पता है कि तुम उस वक्त होश में नहीं थे, लेकिन दुनिया वाले ये बात नहीं मानेंगे। देखो देखो खुद को कितना सुकून मिल रहा है तुम्हें इस लड़की के साथ, देखो ना कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है तुम्हें इस लड़की के साथ। शायद इतना तो तुम्हें संध्या के साथ भी नहीं मिला होगा सुकून जितना कि इसके साथ मिला है। यह सुनकर तो नील की पकड़ अपने मोबाइल पर एकदम से मजबूत हो गई थी और फिर उसका चेहरा भी गुस्से से एकदम से लाल हो गया था।
नील को अब समझ में आ गया था कि उन दोनों ही राक्षस ने उसके पापा के साथ क्या किया होगा। शायद उसके पापा को इन दोनों ने ही ड्रग्स दिया होगा और फिर उसे कमरे में ले जाकर किसी लड़की के साथ जानबूझकर छोड़ दिया होगा और फिर उन दोनों की वीडियो बना ली होगी, जिससे मेरे पापा को हमेशा से ये ब्लैकमेल करते आए हैं। नील का दिमाग भी एकदम से खनका और फिर उसे भी समझ में आ गया कि रुद्र के साथ भी तो ऐसे ही होने वाला था और अगर किट्टू हिम्मत करके उसे सब कुछ नहीं बताती तो शायद इन लोगों के पास एक और वीडियो होती और वो होती रुद्र और किट्टू की, और उससे ही ये लोग ऐसे ही ब्लैकमेल करके रुद्र को भी फंसाते। शायद रुद्र भी पापा की तरह ही ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन किट्टू की वजह से इन लोगों का प्लान एकदम से फेल हो गया था। एक बार फिर से नील की नज़रों में किट्टू की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। नील को अब सब कुछ समझ में आ गया था कि आखिर ये दोनों ने ही ये सारी चीज़ें प्लान करी थी। उसने भी गुस्से में अशोक की तरफ देखा तो अशोक बोलता है कि अभी कहा था ना कि मुझे ऐसे मत देखा करो, तुम एक बटन दबाऊंगा और ये वीडियो वायरल हो जाएगी और फिर संध्या को सारी जिंदगी भी समझाओगे ना तो भी नहीं समझेगी। वो तुमसे कहा था ना कि संध्या को हमारे पास भेज दो, बस एक रात के लिए हमारे पास भेज दो। एक ही रात की तो बात थी, मगर हम लोग भी ना मजे कर लेते और फिर तुम्हारी वीडियो भी डिलीट हो जाती उसी दिन और उसके बाद तुम संध्या के साथ आराम से प्रताप हाउस में रहते। लेकिन नहीं, तुमने तो अपनी बीवी को ही घर से निकाल दिया। और क्या बात है यार, सारी जिंदगी हमारे सामने नजरें झुका कर रहना मंजूर कर लिया तुमने। तुम्हारा पति धर्म खंडित नहीं होना चाहिए, बस यही चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती है तुम्हारी। इतना कहकर अशोक और सोमनाथ दोनों ही फिर से हंसने लगे। तो वहीं नील, उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि जैसे आज पहली बार वो अपनी माँ की कसम तोड़ दे और दोनों का ही मुंह आज के आज यहीं पर तोड़ दे, लेकिन उसने भी अपने आप को एक बार फिर से कंट्रोल कर लिया। तो वहीं रुद्र को भी अब अशोक और सोमनाथ की सारी बातें कुछ कुछ सुनाई दे रही थी। वो बोलता है कि नील बस गुस्से से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी काम नहीं होगा, खराब हो जाएंगी सारी चीजें। बस थोड़ी देर और अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, हमें बस इन दोनों को थोड़ा सा और उकसाना है। देख नील, देख, अगर तूने गलती से भी हाथ छोड़ दिया ना इन लोगों पर तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। जो भी वीडियो इन्होंने तुझे दिखाई है ना, बस वो उस वीडियो को वायरल कर देंगे और फिर हम चाह कर भी पापा की इज्जत को नहीं बचा पाएंगे। यार तू समझ रहा है ना कि तुझे क्या करना है। तो नील ने भी एक गहरी सांस ली और बोला कि मैं जाऊं। तो अशोक ने भी हंसकर कहा कि क्यों जाना है, क्यों जाना चाहते हो तुम, बैठो अभी अपनी वीडियो को देखो और एंजॉय करो। वैसे भी मैं जब जब इसे देखता हूँ ना तो फिर सोचता हूँ कि तुम संध्या के साथ भी ऐसे ही करते होगे ना। जब जब मैं तुम्हें संध्या के साथ इमेजिन करता हूँ ना तब तक मेरे बदन में पूरी तरह से आग लग जाती है। यू नो वॉट संजय, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें झुका दूंगा लेकिन तुम बर्बाद तो हो गए, लेकिन तुमने मुझे संध्या को नहीं दिया। पर कोई बात नहीं, सच कहूँ पिछले महीने देखा था मैंने संध्या को, मिस्टर गुप्ता की पार्टी में आई थी वो दादी के साथ। आज भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है जितनी कि आज से 25 साल पहले थी। यकीन मानो तुम्हारी बीवी पर उम्र का कोई भी असर नहीं हुआ है, आज भी उतनी ही खूबसूरत है, उतनी ही ज़्यादा चमकती है। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कुराहट आ जाती है और नील, उसने एक बार फिर से अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और बोला कि मैं जाऊं। सोमनाथ ने भी इस बार थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि यार जाने देना यार प्लीज, कितना ज्यादा परेशान करेगा तू। अब तो ये हमारी मुट्ठी में पूरी तरह से आ चुका है ना, इसे जब चाहेंगे दबोच लेंगे हम, किसी और दिन और परेशान कर लेंगे। आज इसे जाने देते हैं, अपना भी मूड खराब कर रहा है तू और मेरा भी कर रहा है, जाने दे, जा जा संजय, तू यहाँ से जा सकता है अब। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या रुद्र और नील बचा पाएंगे संजय को और डिलीट कर पाएंगे इस वीडियो को, और क्या होगा आगे अब रुद्र और नील का अगला प्लान।